अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। आज इस वक्त मैं फ्रीमॉन्ट आया हूँ और जो पीछे आप देख रहे हैं ICF है, ये इस्लामिक सेंटर ऑफ फ्रीमॉन्ट है। यहाँ पर आज एक इवेंट हो रहा है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, जो नोन है पाकिस्तानी स्कॉलर, और उनकी आपने वीडियो सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो ये मस्जिद मैंने कभी विज़िट नहीं की थी, ये मस्जिद ज़करिया है। तो इवेंट हो रहा था, इसी बहाने मैंने कहा चलें फ्रीमॉन्ट आते हैं, इस मस्जिद में जो है जो इवेंट भी अटेंड कर लेते हैं, साथ मस्जिद में मस्जिद को भी देख लेंगे। क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में मेंशन कर चुका हूँ, आपके आसपास जो भी लोकल मस्जिदें कोशिश किया करें उनको जाकर सपोर्ट करें, उनके इवेंट्स अटेंड करें, जहाँ डोनेट कर सकें डोनेट करें। तो इसके अलावा आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपके सवाल जो आप वीडियोस के नीचे लिखते हैं। तो वो सीरीज़ चल रही है आपके सवालात मेरे ख्यालात, इसके प्रीवियस पार्ट्स आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में अगर वो सवाल कोई मेंशन जो शायद एड्रेस नहीं हो रहा आपका, तो प्रीवियस पार्ट जाकर देख लें, यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे। आई थिंक 4 या 5 पार्ट्स आ चुके हैं अब तक। इसके अलावा मेरे की इंस्टाग्राम पेज है, वो भी साइड पर आ रहा है, इसको जाकर फॉलो करें। और कोई सवाल होते हैं कमेंट किया करें वीडियो के नीचे, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में एड्रेस हो जाएंगे। तो जो फ्रीमॉन्ट है ये बे एरिया के अंदर ही सिटी आती है। मोर देन 40 सिटीज़ हैं बे एरिया में। सैन फ्रांसिस्को से हैं, सैन होजे से होते हुए दोबारा ऊपर जाती है ओकलैंड। छोटी छोटी सिटीज़ हैं, कुछ का साइज़ बड़ा है। तो फ्रीमॉन्ट जो है मीडियम साइज़ सिटी है, लेकिन इसमें देसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बे एरिया में आ रहे हैं, अगर आपको देसी वाइब और देसी कम्युनिटी के पास रहने का शौक़ है, तो फ्रीमॉन्ट इज़ वन ऑफ दोज सिटीज़। रेस्टोरेंट्स हर आपको दूसरी स्ट्रीट में रेस्टोरेंट मिल जाएगा, क्योंकि सेंटा क्लारा है, वो कह लें हार्ट ऑफ सिलिकॉन वैली, कि जहाँ से सारी आपकी टेक कंपनी स्टार्ट हुई थी। इंटेल हो गया, AMD हो गया, गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, जितने भी आप लेंगे टेक वहाँ से स्टार्ट हुआ था। सेंटा क्लारा उस एरिया से। सेंटा क्लारा के बैक पर ही कुपर्टिनो लगता है। कुपर्टिनो की जो खासियत है वो एप्पल है, एप्पल कुपर्टिनो से है। तो जब भी आप कोई न्यू फ़ोन रिलीज़ देखते हैं एप्पल का, तो कुपर्टिनो से उसका जो इन्फिनिटी लूप है वहाँ से होता है। उसकी शक्ल में गूगल के पास जाएं, बोले भाई इतनी तहकीकात हो गई, ज़रा काइंडली इसकी थोड़ी सी रिसर्च करके गूगल पे डालो और मुझे लिंक भेजो सबसे पहले, ताकि मैं शेयर करूँ आपके साथ, है ना। तो अल्लाह ताला ने हमें अकल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। जो ध्यान हमारा चल रहा था, अकल सही सिम में इस्तेमाल करो, मजहब आपको कहता है। और फिर आपकी अकल जब सही सिम में इस्तेमाल होगी, जैपनीज ट्रैफिक के कानून की पाबंदी कर रहे हैं और हमारे देसी लोग लाइन तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने उनसे कहा यार जब ये सब लाइन में है तो आप ही लाइन में कर दिए, लोगों में थोड़ी भी क्या इमेज जाएगा दुनिया के सामने, अच्छा इमेज जाएगा। वो कहेंगे ये होते मुसलमान। हमारे नबी ने जब नबूवत का दावा किया है ना, गारे हिरा की इबादत पेश की है, कैरेक्टर पेश किया है कि बताओ मैं सादिक और अमीन हूं या नहीं हूं। सादिक सच्चा, अमीन अमानतदार, खयानत नहीं करता। हम झूठे हो गए और खयानतदार हो गए, ये गलत है मेरे भाई। तो आखिरत में जवाब देना पड़ेगा आपको इसका। तो मुझसे का माइक गिर गया, अपने YouTube चैनल का माइक था। जो है वो आपकी अकल से ऊपर है। पहला जो कमेंट है वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज थी USCIS की, तो उन्हें जो ईमेल एड्रेस दिया था उसका जो है पासवर्ड उनको याद है नहीं। तो अब क्योंकि पहली स्टेज होती है USCIS, यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा। सेकंड स्टेज होती है NVC, यहाँ पर अगेन कार्ड आ रहा होगा। और तीसरी स्टेज होती है US एम्बेसी, हमारे सारे केस में, पाकिस्तान के केस में US एम्बेसी इस्लामाबाद, तो इधर कार्ड आ रहा होगा। कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है कि अगर आपका ईमेल एड्रेस गलत है या आपका कभी ऐड नहीं हुआ या उसका पासवर्ड भूल गए हैं, तो सिंपली NVC को आपने पब्लिक इंक्वायरी करनी है और आप उसमें मेंशन करें कि मैंने अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना है
जो फाइल पर है। अगर आपका कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं है, जो पुराने केस हैं F4 वाले ख़ास तौर पे, क्योंकि 2005, 6, 7 में पाकिस्तान में कोई इतना ईमेल या इंटरनेट का कोई रुझान था नहीं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ऐड नहीं होगा, तो आप ऐड भी करवा सकती हैं। एक सिंपल टेम्पलेट वो भी भेज देते होते हैं। अगर आप उनको कहेंगे कि मैंने ईमेल एड्रेस ऐड करनी हो, हमेशा कुछ सर्टेन सवाल पूछते हैं कि आपका पटिशनर का फुल नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका केस की कैटेगरी कौन सी है, आपकी रेलिवेंट एम्बेसी क्या है, प्रिंसिपल एप्लीकेंट का पूरा नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और ईमेल एड्रेस क्या है। तो सब कुछ आप पहले भी लिख के भेज सकते हैं और अपना फ़ोन नंबर भी आप मेंशन कर सकती हैं। तो वो ऐड कर देंगे। अगर वो आप पहले इंक्वायरी सिंपल करते हैं कि यार मेरा ईमेल एड्रेस, मैं प्रिंसिपल एप्लीकेंट हूँ और मेरा ईमेल ऐड करवाना है, तो वो ख़ुद भी पूछ लेते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें बताएं, हम आपका ऐड कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अगले पे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो B1 B2 पर है, DS 160, जैसा हमारा 260 होता है इमिग्रेशन पर, नॉन इमिग्रेशन पर DS 160 होता है फॉर B1 B2। इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो फ्यूचर में आएगी जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा फॉर टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि लोग बहुत रूमर्स हैं या पूछते भी हैं कि अगर हमारा इमिग्रेशन केस चल रहा है तो क्या हम B1 B2 अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस पर हम इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो जिसमें डिस्कस करेंगे। तो इन्हें B1 B2 के लिए अप्लाई किया, US एम्बेसी में गए, इंटरव्यू हुआ 4 अप्रैल को 2023 को। AP लग गई, 221G मिल गए। तो AP पर आप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कार्ड आ रहा होगा, इसको जाकर देखें इस वीडियो को, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि 221G या AP क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग क्या है। तो उस वीडियो में जाके आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे कहते हैं मैं अपलोड कर चुका हूँ सेम डे में, और तब से अब तक केस रिफ्यूज़ ने क्या करना चाहिए। बहुत कॉमन है, बहुत सारे सवाल आती हैं B1 B2 के रिलेटेड कि AP में क्या है। AP का यही होता है कि आपसे जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मांगे आपने सबमिट करा दिया, तो आप रेगुलर कह लें केस इंक्वायरीज कर सकते हैं विद द एम्बेसी। और आपको लगातार क्योंकि एक फैमिली को मैं जानता हूँ, वो लाइक दे कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग कि उनके एक रिलेटिव ने अप्लाई किया था B1 B2, तो उनको जब रिजेक्शन मिली उनको उन्हें अपलोड भी कर दिया, 3-4 इंक्वायरीज की, 1 साल 1.5 साल गुजर गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उन्हें री अप्लाई कर दिया फॉर द B1 B2। री अप्लाई किया, दवा एम्बेसी गए, जाके स्टोरी बताई। और B1 में हमेशा ये होता है, द बेनिफिट जो होता है ना, आपने जो प्रूव करना होता है वो ये होता है कि आपके टाइज़ हैं स्ट्रॉन्ग टू योर होम कंट्री। अगर वो चीज़ लैक कर रहे हैं या वो कमज़ोर हैं तो 221G मिल जाता है। उस फैमिली ने क्या किया कि जब पहली बार उनको 221G मिला, उससे लेके अब तक उनके पास अब प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो चुकी थी, उनके बैंक बैलेंसेस इंक्रीज़ हो चुके थे, और सबके पास अपनी अपनी जॉब्स थी पाकिस्तान में अच्छी, तो उनके चांसेस बढ़ चुके। तो अपीयर हुए, तो कौंसलर ऑफिसर ने पूछा, वेरी वेल DS 160 में लिखा था कि अभी हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड B1 B2 वीज़ा, या कोई भी US का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आपको एक्सपायर कह रहा हूँ, रिजेक्ट। तो उन्होंने कहा हाँ, और अब तक हमें जवाब नहीं मिला। तो वो भी कंफ्यूज है कि हमने अब जवाब नहीं दिया। तो उसने लुक इन किया, उसने कहा कि हाँ उस पर वो अभी भी प्रोसेसिंग चल रही, बट बात घुमा के उसने कहा कि आपकी ये करंट एप्लीकेशन है, हम इसको अप्रूव कर रहे हैं। तो एक फैमिली ने किया था कि दे रीअप्लाइड, अपने सिचुएशन को इम्प्रूव किया, दे वेंट फॉर द इंटरव्यू और उनका B1 B2 मिल गया, टूरिस्ट वीज़ा मिल गया 5 साल। तो अगर मैं आपके शूज़ में होता तो मैं तो इंक्वायरीज़ करता, अगर इंक्वायरीज़ का कोई जवाब नहीं मिला तो अपीयर अगेन फॉर द इंटरव्यू, और जाने से पहले कोशिश करें अपने हालात बेहतर करें, क्योंकि USA जो होता है वो कहते हैं के मजाक के तौर कहते हैं कि बाकी मुल्कों का अबू है, इन द सेंस कि जब आपके पासपोर्ट में अमेरिकन टूरिस्ट वीज़ा लगा होता है ना, तो आपका शेंजन सारा ओपन हो चुका है। आपके दूसरी कंट्रीज़ भी जो होता है ना, अपना प्रोसेस थोड़ा सा लीनियंट कर देते हैं। कहते हैं कि अगर USA ने बैकग्राउंड चेक करके उसको वीज़ा दे दी ना, इट मीन्स कि इसके जो है ना डॉक्यूमेंट्स या इसके हालात सब कुछ इन ऑर्डर हैं। बट अगेन हर कंट्री का अपना होता है कि फिर भी रिजेक्ट करना चाहें वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास अमेरिकन टूरिस्ट वीज़ा लगा हो तो आपके लिए बहुत से पाथवेज ओपन हो जाती हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ सॉरी मैं भी बता रहा था कि अगर मैं होता तो मैं इंक्वायरीज़ करता, नहीं होता तो रीपीरो अपनी हालात बदलता और जाके मैं ट्राई करता यूएस वीज़ा लेने के, या मैं कोशिश करता कि यार ठीक है अगर यूएसए का नहीं बन रहा तो मैं अगर टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ तो और क्यों नहीं, क्योंकि ज़्यादातर एम्बेसीज़ में यही इंटरव्यू ऑफिसर पूछेगा कि यार आप अमेरिका के क्यों अप्लाई कर रहे हो, पाकिस्तान से यूएसए की 24 घंटे की फ़्लाइट है, अगर आपको इतना शौक है टूरिज़म का, अगर आपने पूरी पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो वाई नॉट यूरोप, वाई नॉट एशिया, या आपके पड़ोसी में दुबई क्यों नहीं गए, आप टर्की क्यों नहीं गए। तो अगर आप टूरिस्ट के लिए कर रहे हैं तो मैं होता तो मैं करता ठीक है यार मैं बाकी ममालिक पहले फिर लूँ, बाकी कंट्रीज़ देख लूँ, फिर दोबारा 3 4 5 साल बाद दोबारा मैं ट्राई कर लूँगा B1 B2 के लिए। लेकिन हर केस डिफरेंट होता है, हर बंदे के सिचुएशन फ़र्क होती है। बस जितनी इन्फॉर्मेशन आपने दी इसमें ये करता है कि यही है, इंक्वायरीज़ करें या रीअप्लाई कर सकते हैं जो लोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगला सवाल है उसमें कह रहे हैं कि 221G मिल चुका है जून 2022 से, और कितना टाइम लग सकता है। तो अभी से ही 2 साल हो गए हैं, तो आई वुड से कि आपने ना आप जब भी कमेंट्स किया करें तो अपनी केस की जो है ना कैटेगरी बताया करें, और दूसरा आपकी पीडी क्या है, प्रायोरिटी डेट क्या है। इट रियली हेल्प्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर तो भाई आपका F4 का है तो फिर भी कंसर्न है, अगर आपका स्पाउजल है फिर भी कंसर्न है। एक चीज़ होती है रिटर्मेंडमेंट्स होती है, इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियो में उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो आइडियली वो साल से 2 साल के बाद उसको कंसिडर करना चाहिए, तो उस पर आप रिसर्च करें रिटर्मेंडमेंट्स के ऊपर कि वो क्या चीज़ है। स्पाउजल है तो आपका केस तो फिर और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा रिट के लिए। लेकिन 2 साल से AP में है विदाउट एनी रीज़न, अगेन क्यों AP मिली है, क्या मांगा, क्या जो आपसे मांगा गया था वो आपने अपलोड किया। एक कॉमन मिस्टेक है, पिछले दिन की बहुत बड़ा अप्रिशिएशन का मैसेज, थैंक यू मैसेज आया था। जब आप कोई डॉक्यूमेंट CEAC पर अपलोड करते हैं ना, तो अपलोड और सबमिशन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अपलोड करने के बाद अपलोड बटन आता है, और फिर अपलोड के बाद फिर सबमिट का आता है। तो अगर तो आपने अपलोड करके बैठे हुए हैं तो सबमिट कर दें। दूसरा, रेगुलर इंक्वायरीज़ करें, और डेफिनेटली रीच आउट टू अ लॉ फर्म USA के अंदर और अपने पाथवे सीखें। अब मुझे नहीं पता क्या केस कैटेगरी, बट 2 साल की AP काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगला कमेंट है कि उनकी प्रायोरिटी डेट 2012 की है, कि कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं केस क्रिएशन जो होता है वो वेलकम लेटर ही कहा जाता है, कब किया जा सकता है। अगेन प्रायोरिटी डेट आपने मेंशन की है लेकिन केस कैटेगरी नहीं है, लेकिन आई वुड प्रिज्यूम कि 2012 का केस अगर पुराना है तो F4 ही होगा। तो वीज़ा बुलेटिन खोलें, और अगर वीज़ा बुलेटिन में आपकी प्रायोरिटी डेट आने में 1 साल रह गया ना, कोई भी चार्ट में, ज़रूरी बात है चार्ट B ही होगा जो सबसे आगे चल रहा है। तो अगर उसमें जब 2011 आ जाए, 10 आ जाए, तो आप यू कैन ईमेल NVC, उनको बताएं कि भाई मेरी प्रायोरिटी डेट वो पास आ चुकी है, मुझे आप वेलकम लेटर दें, ताकि मैं अपना जो है DS-260 फीसें सारी जो हैं और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं वो मैं करना शुरू कर दूँ। तो अभी टाइम है, लेकिन आप अभी भी ईमेल करके देख लें, शायद कर दें, क्योंकि आजकल 2007 की चल रही है, और आप में और आज की करंट वीज़ा बुलेटिन 5 साल का वेट है। तो कोई हर्ज नहीं है, अभी से इंक्वायरी करके देख लें, मे बी दे विल सेंड यू द वेलकम लेटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका सवाल जो है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, जो अगला सवाल है वो F4 का। F4-1 जो होता है वो पूरी सेपरेट वीडियो में पिछले ही सीजन सवाल जो उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो जाकर देख सकते हैं। तो F4 का जो है वीज़ा इंटरव्यू था, एम्बेसी जाती हैं, 2 पेरेंट्स हैं, 2 आई वुड से हैं, मी एंड सिबलिंग्स हैं, मे बी मोर देन 2 हैं। उन्हें कहा कि आप लोगों का जो है वीज़ा जो अप्रूव्ड हो चुका है, और जो बंदा जो कमेंट कर रहा है उन सिबलिंग्स का अभी तक कोई कहता है हमें इत्तला नहीं आई, लेकिन उनकी वालदा को 2 दिन के बाद अप्रूवल मिल गई, मतलब पासपोर्ट आ गया विद वीज़ा, और उनके वालिद साहब को इन्फॉर्म किया गया कि वो AP में हैं। तो आई वुड से कि वालदा होंगी, प्रिंसिपल एप्लीकेंट होंगी, उनको वीज़ा मिल चुका है,
वालिद साहब जो हैं वो एपी में है, और जो खुद हैं और सिबलिंग्स हैं उनका कोई अता पता नहीं है, वो अभी भी रिफ्यूज़ लिखा रहा है। तो ये भी प्रीवियस वीडियो मैंने मेंशन किया था कि रिफ्यूज़ और डिनाइल और रिजेक्टेड ये तीनों डिफरेंट टर्म्स होती हैं, उन तीनों का डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं। तो रिफ्यूज़ ही रहेगा, जिस बंदे को अप्रूव नहीं हो रहा है उसको रिफ्यूज़ रहता है। डिनाइल होता है कि भाई अब खाता क्लियर है, अब आप छुट्टी करें। और रिजेक्टेड भी होता है, शुरू में आता है वो रिजेक्टेड टर्म यूज़ नहीं करते, वो रिफ्यूज़ड और डिनाइल को यूज़ करते हैं। तो रिफ्यूज़ तो रहेगा जब तक आप अप्रूव नहीं होते हैं। तो आप अपने लिए सबसे पहले इंक्वायरीज़ करें, यू एंड जो सिबलिंग्स के लिए इंक्वायरी करें, और अगर वालिद साहब को एपी दी है तो अगेन 221G होना चाहिए। आप एम्बेसी से रीच आउट करोगे, भाई 221G किस चीज़ की है, क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए आपको हमसे, ताकि वो क्लैरिटी आए। और अगर वालदा को वीज़ा मिल चुका है यूएसए का, तो उस वीज़ा के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट से पहले आपने यूएसए ट्रैवल करना होता है प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने। तो अगर वो वीज़ा आ चुका है तो यू शुड ट्रैवल, दैट पर्सन शुड ट्रैवल, आए जाए या प्रोसेस कंप्लीट करे, अपना ग्रीन कार्ड ले, फिर आना जाना कर सकता है। उसकी एक सेपरेट जो है रेगुलेशंस होती हैं ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए कि किस तरह उसने उसको मेनटेन करना होता है। बट फॉर द अदर पीपल सारे जो हो गए, जब उनका स्पाउस हो गया, उनके जो बच्चे हो गए, आपको एम्बेसी को ही रीच आउट करना पड़ेगा, और वो ही आपको गाइड करेंगे कि उनको क्या रिक्वायर्ड है। इट मी डेफिनेटली वो आपके वाला साहब तो एपी में, तो मे बी आप लोगों को भी एपी में ही उन्हें डालना हो, क्योंकि अगर सबको वीज़ा मिलना होता है तो वो सब बच्चों को और वालदा को दे देते हैं। और बहुत सी मैंने एक कॉमन एक थीम देखी है आजकल, ये पहले नहीं होता था। पहले होता था कि सबको एपी में डाल देते थे ताकि सबको एक साथ वीज़ा मिले। अब ये करते हैं कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट को मिल रहा है तो किसी सब स्पाउस को मिल गया, बच्चे को नहीं मिला। एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की खिचड़ी बनी हुई है। लेकिन अगेन अपनी यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद को रीच आउट करें। यूएस ट्रैवल डॉक्स एक बहुत अच्छा रिसोर्स है एम्बेसीज़ का। सिंपल गूगल पर जाकर लिखें यूएस ट्रैवल डॉक्स पाकिस्तान, जाके इंक्वायरी करें और इसको पीछे पढ़ के इसको फिगर आउट करें कि उनको चाहिए क्या आपसे, ताकि वो दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सवाल जो है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगला सवाल है, कहते हैं कि जो मैंने बताया था वेलकम लेटर के बारे में उनको समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा जल्दी से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इसी पीछे कमेंट में किया है कि आप यूएस वीज़ा बुलेटिन खोलते हैं, एक आता है जो करंट महीना होता है, एक होता है फ्यूचर प्रेडिक्शंस होता है। जो हमेशा आपने करंट महीने को खोलना होता है, उसको खोलें। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, पहले वो कैटेगरीज को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद दो चार्ट आते हैं, चार्ट ए और चार्ट बी। एक चार्ट आप गौर करेंगे ना, F4 की एग्जांपल लेते हैं, और पाकिस्तान आता है वर्ल्ड वाइड वाली कैटेगरी में, कॉलम में। तो एक चार्ट में एक साल पीछे चल रही है, एक साल आगे चल रही है। जो चार्ट ए होता है दैट मीन्स कि जब उसमें आपकी प्रायोरिटी डेट आ गई है, आपकी प्रायोरिटी डेट जो है वो है जून 2007, और वीज़ा बुलेटिन आप देखते हैं तो उसमें अब आ गई है जुलाई 2007। इट मीन्स आपकी अब प्रायोरिटी डेट जो है वो करंट हो गई है, क्योंकि आपका वीज़ा बुलेटिन क्रॉस कर गया आपकी डेट को। ये पहला चार्ट है। और जब वो क्रॉस कर जाए तो आपकी एज भी, जो बेनिफिशरीज होते हैं F4 में, उनकी एज भी फ्रीज हो जाती है। और दूसरा, अब आप एलिजिबल हो टू बी इन दैट क्यू, उस लाइन में जहाँ पर आपको वीज़ा इंटरव्यू मिलना है। ज़रूरी नहीं है कि आज ही आपकी इस वीज़ा बुलेटिन में आइए, आपको हफ्ते बाद आ जाए, 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि जब आ जाए, महीना वेट करके आप इंक्वायरी डाल दें कि भाई हमारा इंटरव्यू लेटर किधर है। आजकल बहुत ज़्यादा बैकलॉग है यूएस एम्बेसी में, तो मैं लोगों को जानता हूँ जो साल साल से सिर्फ वेट कर रहे हैं अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए। तो दैट इज़ चार्ट ए। चार्ट बी होता है वेलकम लेटर्स के लिए, वो इसलिए एक साल आगे चल रहा होता है आपकी प्रायोरिटी डेट, और उसमें अगर 1 साल या 2 साल रह गए हैं, रीच आउट टू यूएस एम्बेसी, रीच आउट टू एनवीसी, क्योंकि वेलकम लेटर देना या जो एनवीसी स्टेज है वो ही कर रही होती है। रीच आउट टू एनवीसी, पब्लिक इंक्वायरी भेजें, उनको एक्सप्लेन करें कि भाई ये मेरी प्रायोरिटी डेट है, इतना टाइम रह गया, अब हमारा वेलकम लेटर दे दें। और सेम चीज़ हम लोगों ने अपने केस के लिए की थी वेलकम लेटर के लिए। तो चार्ट बी इज़ फॉर द वेलकम लेटर, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो है सवाल वो एड्रेस हो रहा है। तो अपना ख्याल रखिएगा।
अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता, लेकिन इसमें जल्दी से मैं एड्रेस कर देता हूँ। F4 का उन्हें इंटरव्यू दिया, उसमें उनको मुबारकबाद दी कि उसके बाद कहा कि आप अपना US ट्रैवल डॉक्स का अकाउंट बना लें और आपका पासवर्ड मिल जाएगा। आफ्टर द इंटरव्यू कहते हैं कि मैंने जो स्टेटस चेक किया तो उसमें अब AP लिखा आ रहा है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हो तब वहाँ पर लिखा होता है कि इंटरव्यू स्केड्यूल्ड और समथिंग करके इसमें कुछ लिखा होता है। आप इंटरव्यू दे के आते हो, जिनको AP मिल जाती है तो वहाँ रिफ्यूज़ लिखा आ जाता है, और जिनका अप्रूव्ड होता है वो भी वापस आते हैं तो रिफ्यूज़ आता है। और कई बार होता है कि आपको मुबारकबाद देते हैं, आप घर आते हो तो वो आपको अगले 2 दिन बाद कॉल या ईमेल कर देते हैं कि भाई आपको हमने AP में डाल दी। उनकी मर्ज़ी है, लेकिन अप्रूवल आ चुकी है, कोई काम ख़राब नहीं है, तो आप घर आएंगे तो आपको रिफ्यूज़ आएगा। रिफ्यूज़ से जाएगा वो AP में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग लिखा होगा प्रॉपर। पुराने वक्त में AP लगती तो AP ही आता था, लेकिन अब वो रिफ्यूज़ लिख देते हैं। तो आप रिफ्यूज़ से जाएंगे AP में, AP से जाएंगे रेडी में, रेडी से फिर आप जाएंगे AP में, और फिर होगा इशूड। तो ये स्टेप्स इस तरह बाउंस बैक करेंगे, स्टेटस करेंगे, और आपको एंड में इशूड लिखा आएगा। जिस दिन इशूड लिखा आ गया उससे कह लें हफ्ते और 2 हफ्ते बाद ना आपको US ट्रैवल डॉक्स AEG जो भी आपने सेलेक्ट किया हुई लोकेशन, वहाँ से ईमेल या कॉल आती है, वो कहते हैं कि आपका पासपोर्ट रेडी है, आके पिक कर लें। इसके अलावा अगर वो कॉल नहीं भी आती, जो आपने पोर्टल बनाना है ना इसका US ट्रैवल डॉक्स का, उसके मेन जो डैशबोर्ड है उसका बॉटम राइट पर पूरा प्रॉपर एक कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है वी हैव रिसीव्ड योर पासपोर्ट समथिंग करके लिखा होता है, या एम्बेसी इज सेंडिंग योर पासपोर्ट, सारे वो डिटेल ट्रैकिंग हो रही होती है, तो वहाँ देख सकते हैं। और जब वो लिखा आ जाए ना कि वी हैव रिसीव्ड योर पासपोर्ट, उसके एक दिन बाद खुद ही जाएँ, उस जो भी लोकेशन सेलेक्ट की है वहाँ जाकर बताएं कि भाई ये इस तरह मेरा पासपोर्ट आना था। देखेंगे उस सिस्टम में, आपसे वेरिफिकेशन लेंगे और चेक करके बता देंगे पासपोर्ट आ चुका, वो दे देंगे आपको। तो ये घबराने की बात कोई नहीं है, ये प्रोसेस है, जो स्टेप्स चलती हैं इजी कर देती है बंदे को समझने में कि मेरा टाइम आ चुका है कि मुझे वीज़ा मिलने लगा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगला सवाल वो कहते हैं कि मैं IR1 के लिए इंटरव्यू दिया, स्पाउसल जो होता है इमीडिएट रिलेटिव 1 के लिए दिया, और ईमेल रिसीव्ड हुई कि योर केस हैज़ बीन सेंट टू USCIS। इसके बहुत डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इंटरव्यू का मतलब है कि पहले वो USCIS से NVC आए, NVC से US एम्बेसी से आए, एम्बेसी ने जब इंटरव्यू कंडक्ट किया अब वो वापस USCIS को भेज रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो बिलीव करता है ऑफिसर कि भाई फर्स्ट प्लेस में I-130 जब अप्लाई किया गया तो उसको अप्रूवल नहीं मिलनी चाहिए थी, कोई भी वजूहत हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको एक कमेंट ने आपको कोई मदद नहीं करनी। डेफिनेटली IR1 इट मीन्स कि आपका जो पटिशनर है वो USA में है। जो भी जिस स्टेट में भी है, रीच आउट टू अ फैमिली इमिग्रेशन लॉ फर्म जो डील करते हैं ख़ास तौर पर स्पाउसल के लिए, उनको रीच आउट करें। उनके बिहाफ पर जो है आप अपनी चीज़ें स्टार्ट करा सकते हैं। ये नहीं, आपके जो पटिशनर सिटीज़न है, कांग्रेस जो उनके जो होते एरिया का जो कांग्रेस पर्सन का जो ऑफिस होगा, उनके थ्रू इंक्वायरी कर सकते हैं टू USCIS कि भाई हमें अपडेट दो क्या चीज़ें, वो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगले आने वाली वीडियो में जो है हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि वो इंक्वायरीज़ किस तरह की जाती हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है। बहुत अच्छी एक रिसोर्स होती है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जो अब ना थोड़ा सा कंसर्न शो करें। मे बी अनदर पर्सन जो आपकी जो हेल्प कर सकता है, जो अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट विल बी अ लॉ फर्म डेफिनेटली। इसके अलावा अपने अपने पिटिशनर को कहें कि कांग्रेस पर्सन से इंक्वायरी करें और कीप एन आई आउट। और जिस तरह आपने नीचे मेंशन किया, किसी और ने पूछा हुआ है, उन्हें कहा कि आपने कहा कि सिर्फ 3 सवाल पूछे कि स्पाउस का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, और शादी को कितना अरसा हो चुका है। इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। कॉन्टेक्स्ट, हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है, हर केस डिफरेंट होता है। कई बार स्पाउस के अंदर एज गैप बहुत ज़्यादा हो, एथनिसिटीज़ चेंज हो, आपका जो US पिटिशन है उसकी बहुत ज़्यादा पहले शादियाँ रह चुकी हों, तो इतने रेड फ्लैग्स रेज होती हैं। बट
सेंडिंग अ केस टू USCIS डेफिनेटली मीन्स ऑफिसर बिलीव करता है कि ये फर्स्ट प्लेस पर ही जो है ना केस अप्रूव नहीं होना चाहिए, हमारे पास आया। ही माइट बी रॉन्ग। तो इसलिए आपको जो एक लॉ फर्म होगी वो रिव्यू करेगी, अगर रिटर्मेंडेबल्स करना है, अगर आपको आर्ग्यू करना है तो लॉ फर्म भी हेल्प करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम फारग हो चुके हैं, लोग अब वापस निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड। उसके अलावा मगरिब के बाद वो आए, पहले तो उनका जो अपना टॉपिक था उस पर उन्होंने डिस्कस किया। इसके अलावा ईशा की नमाज के बाद फिर उन्होंने अपने वो टॉपिक को कंप्लीट किया। उसके बाद Q&A सीरीज़ थी, QR कोड था जिसमें आप स्कैन करके जो आप सवाल डाल सकते हैं। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे, लोगों ने डाले हुए थे। लेकिन फ़र्क ये हुआ कि आम तौर पर आप देखते होंगे उनकी वीडियो में तो वो उनको पेपर फॉर्म में देते हैं, वो खुद रीड करते हैं और उसको खुद करते हैं, फ़िल्टर करते हैं जिसको मैंने करना है इसको नहीं करना। तो इस बार क्योंकि लोगों ने इंग्लिश में लिखे हुए थे, कुछ रोमन उर्दू में लिखे हुए थे, तो एक रैंडम कोई बंदा था जो रीड कर रहा है सबको, उनके मैनेजमेंट में से ही, तो फिर पूछ रहा है, तो उसने कोई वो फ़िल्टरिंग नहीं की। मुफ्ती साहब ने 2 बार कहा कि यार मैंने जो सवाल रीड किए थे आते हुए उसमें तो बड़े ही अच्छे सवाल थे, जो अपनी टर्म में कहते ख़ानदानी सवाल। तो कहते वो सवाल तो आप पूछ नहीं रहे, कि बार 3 बार कहा कि लगता है आप जो रीड कर रहे हैं यही कोई ना इसमें 2 नंबरी कर रहा है। तो वो ज़्यादा शादियों के सवाल थे, तो वो भी तंग आ गए थे 8-9 सवाल के बाद। कहते कि कोई इंटरेस्टिंग सवाल नहीं है, जबकि उसमें काफ़ी था, इंटरेस्ट के ऊपर था और दूसरे जो मसाइल होते हैं यहाँ पे USA में उसके ऊपर सवाल थे। तो वो बोर हो गए, वो उन्होंने कहा चलो अब हम जो सेशन एंड करते हैं, फिर दुआ हुई और फिर काम ख़त्म हो गया। तो मे बी नेक्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट होता है तो सवाल जो हैं शायद प्रिंट करके दे दें तो बेहतर होता, क्योंकि कई सवाल थे, क्योंकि आप भी रीड कर सकते हैं सवालों को, क्योंकि QR को स्कैन करते तो आप नाम नहीं आपका आता, आपका क्वेश्चन नज़र आता है, रैंडम सारे सवाल नज़र आ रहे थे। तो मैंने काफ़ी रीड काफ़ी अच्छे थे, जो मैं कहा यार काश मुफ्ती साहब इस पर भी बात करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम पेज आ रहे हैं, इसको जाकर फॉलो करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें ज़िंदगी की, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मुस्तफा मुस्तफा मुजतबा मौलाया